हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम पोल्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे और साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी देखते जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर हमारा संघवाद जो है, इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट रिवीजन करेंगे इसका हम लोग। तो इसमें क्या है, संघवाद में कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साधन साझा करने का प्रमुख रूपों में से एक है। इस समान रूप को ही संघवाद का रूप माना जाता है। संघवाद की अवधारणा कहाँ से आई? क्या है संघवाद? संघवाद एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। इन बंटवारों में प्रथम स्तर की संघीय सरकार, जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व होते हैं, तथा द्वितीय स्तर की प्रांतीय या राज्य सरकार होता है, जो शासन के दैनिक कार्य को देखती है। संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की विशेषताएं क्या हैं? विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसे परिवर्तन करने के लिए संघ एवं राज्य दोनों स्तर के सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित किए जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना चाहिए। आदर्श संघीय व्यवस्था में भरोसा और साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा किस आधार पर है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में अलग अलग माध्यमों से होता है। पहले माध्यम में दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं तथा अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। दूसरे माध्यम में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई बड़े देश द्वारा अपना आंतरिक विविधता के कारण राज्यों का गठन करता है तथा फिर राज्य एवं संघ सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, तो यह संघीय शासन का संगठन होता है। अगला एक संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं, जबकि एकात्मक सरकार ठीक इसके विपरीत कार्य करती है। इस शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और शेष इकाइयां इसके अधीन कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, परंतु कुछ विषयों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारतीय संघ का संगठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। दो स्तरीय और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन संघ सरकार या केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार व्यवस्था का प्रावधान किया है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है, जिन्हें तीन सूचियों के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं: संघ, राज्य और समवर्ती सूची। पहला है संघ सूची।
संघ सूची के विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंपा जाता है। राज्य सूची के विषय का कानून बनाने का कार्य राज्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने का शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में निहित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। अब तो हट गया है, खत्म हो गया 370, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा समाप्त करने का संकल्प प्रस्तुत करके पारित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के पश्चात अब राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। भारतीय संघ की कई इकाइयाँ ऐसी हैं जिनको बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं। जिन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार प्राप्त नहीं है, उन क्षेत्रों को शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में विलय के पश्चात अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है, 8 हो गई है, 9 नहीं 8 है पूरा ये। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा। हमारा संविधान संघ और राज्य सरकार के मध्य सत्ता को साझा करने की सीमा को निर्धारित करता है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होने पर उन विवादों की सुनवाई उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। भाषाई राज्य एवं भाषाई नीति। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1956 में हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं ताकि एक भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहें। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के आधार पर किया गया। ऐसे राज्यों में नागालैंड, उत्तराखंड तथा झारखंड राज्य शामिल हैं। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर भारत में केवल 40% लोगों की मातृभाषा ही हिंदी है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं में असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू शामिल हैं। भारत की भाषाई विविधता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की 1300 से अधिक अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का निर्धारण किया गया है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न तरीकों द्वारा प्रभावित कर सकती है। वर्ष 1990 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार में साझेदारी और राज्य सरकारों के स्वतंत्रता का आदर करने की एक नई संस्कृति का उदय हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण। जब केंद्र तथा राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है। स्थानीय सरकार। तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट। इस स्तर की सरकार के अंतर्गत गांव में ग्राम पंचायत एवं शहरों में नगरपालिका जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 से संविधान संशोधन कर स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया तथा इसे इसी वर्ष संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। इस स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई।
स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए भी 1/3 पद आरक्षित किए गए। प्रत्येक राज्य में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका म्युनिसिपल चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। स्थानीय निकायों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था गांवों के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जो एक तरह की परिषद होती है। ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम सभा की देखरेख में होते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जैसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य चुनकर जाते हैं। जिला परिषद में उस जिले से चुने गए लोकसभा या विधानसभा के सांसद या विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नगर पालिका या नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं। इस प्रकार बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।